दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदते टाइम तो सभी लोग सावधानी रखते हैं, परंतु यदि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो किसी को तो भी क्या किसी सावधानी की आवश्यकता है? दोस्तों ये रियलिटी है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी बेचने पर क्या सावधानी रखनी। उनके सिर्फ दो ही लक्ष्य होते हैं। नंबर 1 कि उनको वो सारा पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए, और नंबर 2 कि वो सारा पैसा उन्हें टाइम पर मिल जाए। और ये ही दो मुख्य कंसेंट होते हैं सभी जब हम अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं। परंतु दोस्तों इन दो बातों के बीच में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखकर रखना चाहिए प्रॉपर्टी सेल करते टाइम। यदि वहां पर किस्मत खराब हुई तो आप जरूर फंस जाओगे। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखकर ही अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए और इसी के चलते डील स्मूथली कंप्लीट भी हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट दीपक। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीपक ऑफिशियल पर। दोस्तों यदि आप ऐसे लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने एडवोकेट दीपक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और रेगुलर आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हो और जब तक आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री का टाइम ना आ जाए या जब तक वो दिन ना आ जाए जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होनी है, तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर किसी को ना दें, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के साथ भी होता है और कई बार फेक पेपर भी बना लिए जाते हैं। दोस्तों बहुत बार बायर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है पहले ही, किसी को दिखाने के पर्पज से या लोन वगैरह के पर्पज से कि उन्हें इस प्रॉपर्टी पर लोन लेना है। तो आप कोशिश करिए कि उनको ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी दी जाए और हो सके तो उन पर लिख भी दें फॉर द होम लोन पर्पस दिस पर्सन, उस व्यक्ति का नाम भी लिख दें और इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों नेक्स्ट सावधानी जो आपको कानूनी रूप से रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं खरीदने वाले, और जो आप एग्रीमेंट टू सेल बनाएंगे उसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होने चाहिए, साथ में उन व्यक्तियों के आधार नंबर भी होने चाहिए और उन सभी बायर्स के साइन भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी बेची है 4 लोगों को और साइन सिर्फ एक व्यक्ति ने कर दिए, एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा, आपका लॉफुल नहीं होगा, अनलॉफुल एग्रीमेंट होगा। अगर बाद में कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। और दूसरी बात, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी ए और बी को सेल कर रहे हैं और ए या बी में से कोई आपको टोकन मनी देता है या फुल पेमेंट दे देता है, तो आपको वो अमाउंट ए और बी दोनों के अकाउंट से ही लेना है अपने अकाउंट में, तभी वो वैलिड ट्रांजैक्शन होगी। ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्टी तो बेच रहे हो ए और बी को और पैसा ए या बी में से कोई एक दे रहा है या आपको सी दे रहा है। कल को ऐसा ना हो कि सी की नीयत में कोई खराबी आ गई तो वह कोर्ट में आपके खिलाफ सेपरेट मुकदमा भी कर सकता है कि मैंने इनसे कोई प्रॉपर्टी नहीं ली, मैंने तो इन्हें पैसे उधार दिया था, या इन्होंने प्रॉपर्टी ए और बी को दे दी, पैसा मुझसे ले लिया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक और बात दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी को बेचते हो किसी रामलाल या श्यामलाल को, पेमेंट की बात आती है तो वह अपनी फर्म या कंपनी के अकाउंट से चेक काटकर आपको पेमेंट कर देते हैं जिसमें वह डायरेक्टर या मालिक है। ऐसा भी नहीं करना है। फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ऐसा कोई करे तो उसको सीधा मना कर दें, उसको बोलो कि वो अपने नेम से ही, अपने अकाउंट से ही आपको आपके अकाउंट में पैसे डाले। यदि वह प्रॉपर्टी फर्म के नाम से खरीद रहा है तो दे सकता है फर्म के अकाउंट से पैसे। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेरा सजेशन ये है कि आप बायर से चेक लेना अवॉइड करें, क्योंकि चेक लेने में बहुत सारे खतरे होते हैं। सबसे बड़ा खतरा चेक बाउंस होने का होता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो सकता है। साइन सही नहीं है तो हो सकता है, फंड नहीं है अकाउंट में तो हो सकता है, अकाउंट क्लोज हो गया है तो हो सकता है। दोस्तों ऐसे कोर्ट केसेस मैं खुद हैंडल कर रहा हूं, जहां पर मैंने देखा भी है कि बायर रजिस्ट्री वाले दिन चेक लेकर आया और चेक नंबर और किस बैंक से चेक है वह सब कुछ रजिस्ट्री में लिखवा भी गया, और रजिस्ट्री होने के बाद जैसे ही सेलर ने चेक बैंक में लगाया वो बाउंस हो गया। उसको किसी वकील साहब ने सलाह भी दी और समझाया भी कि डरने की कोई बात नहीं है, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि पेमेंट कंप्लीट नहीं होगी तब तक रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है या रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों हो तो पता नहीं क्या क्या सकता है,
वो रजिस्ट्री पिछले 3 साल से कैंसिल नहीं हुई है और कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही है और वो झमेले में पड़ गया है। क्योंकि मैं यदि सेल वर्ड की लीगल परिभाषा पर जाऊं तो सेल का मतलब जरूरी नहीं कि पैसे दे दिए हों, पैसे देने का प्रॉमिस करना भी सेल कहलाता है। इसलिए सेल डीड कैंसिल नहीं हो पा रही है अभी तक उसकी। अब वो सेलर है बेचारा, वो उस पर रिकवरी का केस अलग से डालेगा और पहले वाला केस को हारने का खतरा बन चुका होगा। कोर्ट सेल डीड को आसानी से कैंसिल नहीं कर रही, बाकी फैक्ट टू फैक्ट केस टू केस डिपेंड करते हैं इन चीजों पर। और वैसे ऐसे लफड़े में पड़ना ही क्यों। आप बायर से बोलो कि जब रजिस्ट्री होगी तभी आप प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर भी लेके आओगे और वो साथ के साथ आपके अकाउंट में नेट बैंकिंग से या किसी भी ऑनलाइन प्रोसेस से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको पैसे दे दे। डीडी में थोड़ा सा खर्चा होता है जिसे देखते हुए बहुत सारे लोग कतराते हैं। साथियों, थोड़ा सा खर्चा उठा लो, ऐसे मुसीबतों से बचे रहोगे। उनसे बोल भी सकते हो कि आप आधा आधा खर्चा बांट लें, इस लपड़े में पड़ने से तो बेहतर है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए इन बातों को दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।